हब क्या होता है, ये किस प्रकार का डिवाइस होता है, क्या यूज होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम हब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हब्स ऑल्सो कॉल्ड वायरिंग कनेक्टर्स। हब होता है वो एक प्रकार का नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस है। आप जानते हैं कि जितने भी डिवाइस हमने अभी स्टडी किए हैं और कर रहे हैं, वे सभी डिवाइस कौन से हैं? नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। और ये जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं वो वायर कनेक्टर होते हैं, अर्थात वायर्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो वायर कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड ए सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट फॉर नेटवर्किंग केबल। हब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। जो हमारा हब होता है वो मल्टी पोर्ट होता है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। जो हब डिवाइस होता है वो मल्टी पोर्ट होता है, जिनसे अनेक प्रकार की नेटवर्क केबल कनेक्ट की जाती हैं। वो हमारा कौन सा डिवाइस कहलाता है? हब कहलाता है। और ये इसके थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स हमारा पैसिव हब होता है, सेकंड टाइप एक्टिव हब होता है, और थर्ड होता है हमारा इंटेलिजेंट हब। ध्यान रखना, ये तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा पैसिव हब हो गया, दूसरा सेकंड हब हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा? इंटेलिजेंट हब हो गया। अब क्या काम करता है? एक मल्टीपोर्ट होता है जो अनेक प्रकार की नेटवर्क्स को, केबल्स को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए हम पहला इसका पॉइंट देखते हैं, पैसिव हब क्या होते हैं। पैसिव हब डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डू नॉट प्रोसेस डेटा सिग्नल्स इन एनी वे। जो हमारा पैसिव हब होता है वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कंटेंट को नहीं रखता है, और ना ही ये किसी भी प्रकार के सिग्नल पर प्रोसेस करता है। तो फिर इसका काम क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। द ओनली पर्पज ऑफ ए पैसिव हब, पैसिव हब का केवल एक ही उद्देश्य होता है, इज कंबाइन द सिग्नल्स फ्रॉम सेवरल नेटवर्क केबल्स। तो पैसिव हब होता है वो क्या काम करता है? जो हमारे अनेक प्रकार की नेटवर्क केबल्स होती हैं, जो अनेक प्रकार के हब से नेटवर्क को कनेक्ट किए गए थे, उनमें अनेक प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो उन अनेक प्रकार के सिग्नल्स को, उन डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइंड करने का काम करता है। क्या काम करता है? कंबाइन द सिग्नल, क्लियर, फ्रॉम सेवरल नेटवर्क केबल्स। तो ध्यान रखना, आप हब में कोई भी किसी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ना ही उसमें डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई सिग्नल प्रोसेस किए जाते हैं। पैसिव हब का केवल एक ही काम होता है, जो अनेक प्रकार की नेटवर्क केबल्स कनेक्टेड होती हैं, उसमें जो डिफरेंट सिग्नल प्रोसेस किए जाते हैं, उन्हें आपस में क्या करने का काम करता है? ये कंबाइंड करने का काम करता है। बिकॉज द हब डज नॉट क्लीन अप और एम्पलीफाई सिग्नल। जो हमारा हब होता है वो किसी भी प्रकार के सिग्नल को क्लीन अप नहीं करता है, और ना ही सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। क्लियर? चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द हब्स कैन बी नो मोर देन हाफ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। ये हमारा क्या काम करता है? दो कंप्यूटरों को, या हमारे जो कंप्यूटर्स के बीच की दूरी होती है उनको एक परमिसिव डिस्टेंस में कम्युनिकेट करवाता है। अर्थात जितनी भी हमारे के कंप्यूटरों के बीच में डिस्टेंस होती है, उसमें सिग्नल्स को किस तरीके से परमिसेबल किया जाएगा, उस चीज़ को डिनोटेट भी करता है। तो आपको यहाँ पर केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है जो आपको याद रखना है, कि इसमें किसी भी प्रकार के कंटेंट्स स्टोर नहीं होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के सिग्नल्स प्रोसेस नहीं किए जाते हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है? सेवरल सिग्नल्स को कंबाइंड करना, और इसमें किसी भी प्रकार के एम्पलीफाई या क्लीनअप सिग्नल्स नहीं होते हैं।
चलिए सेकंड टाइप आता है हमारा एक्टिव हब्स। अब एक्टिव हब्स आप नाम से पता चल रहा है वो कैसा होगा, एक्टिव होगा, अर्थात कार्य लगातार उसमें चल रहा होगा, अर्थात कंटिन्यू वर्क उसमें हो रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव हब कहते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं। एक्टिव हब इन Active Hub incorporator electronic components that can amplify and clean up। जो हमारा एक्टिव हब होता है उसमें सिग्नल्स को एम्पलीफाई और क्लीन अप दोनों किया जा सकता है, अर्थात इसमें सिग्नल्स क्लीन अप भी होते हैं और एम्पलीफाई भी होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट फ्लो बिटवीन डिवाइस ऑन द नेटवर्क। और एक्टिव हब का यूज़ एक सेंट्रल डिवाइस की तरह किया जाता है जो उससे सभी प्रकार के कनेक्टेड डिवाइसों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फ्लो करता है। फ्लो मीन समझते हो आप, सिग्नल फ्लो क्या होता है? चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए सिग्नल फ्लो क्या होता है। सिग्नल फ्लो का मीन्स होता है ट्रांसमिशन, किस तरीके से सिग्नल जा रहे हैं। तो जब सिग्नल जाते हैं तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, सिग्नल फ्लो बोलते हैं। तो हमारे जो नेटवर्क में अनेक डिवाइस कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स फ्लो करते हैं, वो किसका काम होता है, एक्टिव हब का काम होता है। एम्पलीफाई करने का काम किसका होता है, एक्टिव हब का होता है। और डेड सिग्नल्स को क्लीन अप करने का काम किसका होता है, एक्टिव हब का होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीन अप द सिग्नल्स इज कॉल्ड सिग्नल रिजनरेशन। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक्टिव हब होता है वो सिग्नल को द्वारा से रिजनरेशन भी करता है, अर्थात रिपीटर की तरह भी ये काम करता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि हब का कौन सा टाइप्स रिपीटर की तरह काम करता है तो आप उसका कौन सा बताओगे, एक्टिव हब बताओगे, क्योंकि एक्टिव हब में ही डेटा सिग्नल्स को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई या सिग्नल्स को रीजनरेशन या रीजनरेट किया जाता है। क्लियर। सिग्नल रिजनरेशन हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। नंबर एक, द नेटवर्क इज मोर रोबस्ट लेस सेंसिटिव टू एरर। जब सिग्नल्स को रिजनरेट किया जाता है तो सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है कि उसमें जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनमें एरर्स कम आती हैं और उनका लॉस होना या रोबस्ट होना बहुत ही कम होता है। सेकंड पॉइंट आता हमारा, डिस्टेंस बिटवीन डिवाइस कैन बी इंक्रीज। इससे क्या होता है, इसको बीच में लगाकर डिस्टेंस बिटवीन डिवाइस कैन बी इंक्रीज, जो डिवाइसों की हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अर्थात हम बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करते जाएंगे और एक बड़ा नेटवर्क बनता जाएगा, क्योंकि जो हमारा हब होता है वो किस तरीके का होता है, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है जिसमें क्या होता है, अनेक पोर्ट होते हैं। सामने से आप देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा जिसमें इस तरीके के पोर्ट होते हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी कंप्यूटर या नेटवर्क केबल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको डॉट 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 दिखाई दे रही हैं, ये सभी पोर्ट हैं जिनसे हम क्या करते हैं, उन कंप्यूटर्स या उन कंप्यूटर्स की नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपना इंटेलिजेंट हब। ये हमारे दो टाइप्स हो गए। पैसिव हब क्या काम कर रहा था, केवल सिग्नल्स को कंबाइंड करने का काम कर रहा था। एक्टिव हब सेंट्रल में रहकर क्या काम कर रहा था, उनकी प्रोसेसिंग को एम्पलीफाई कर रहा था, सिग्नल्स को क्लीन अप करके रीजनरेशन करने का काम कर रहा था। नेक्स्ट आता हमारे सामने इंटेलिजेंट हब, जो कि थर्ड नंबर का हब होता है हमारा, और सबसे बेस्ट हब हमारा इंटेलिजेंट हब होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव और पैसिव
दोनों की तरह ये कार्य करता है, अर्थात दोनों की प्रॉपर्टी को मिलाकर एक तीसरा हब बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है इंटेलिजेंट हब। क्लियर? तो जो हमारा पैसिव हब था, जो एक्टिव हब था, उन दोनों का ही एक कॉम्बो रूप कौन सा मिलता है? इंटेलिजेंट हब मिलता है। अर्थात ये हब एक्टिव और पैसिव दोनों की तरह कार्य करता है। इंटेलिजेंट हब आर enhanced active hubs. Several function can be added इंटेलिजेंट हब। जो इंटेलिजेंट हब होता है वो एक्टिव हब की तरह कार्य करता है और इसके सेवरल फंक्शन होते हैं। पहला होता है हमारा हब मैनेजमेंट। तो हब्स नाउ सपोर्ट नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। जो हमारा हब्स होता है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने का काम करता है। that enables the hubs to send packets to central network console। जो भी हमारे नेटवर्क कंसोल होते हैं जो कनेक्टेड सेंट्रल में रहते हैं उनको डेटा पैकेट सेंड करने का काम करता है। दीज प्रोटोकॉल ऑल्सो इनेबल टू कंसोल टू कंट्रोल। और जिन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से डेटा सेंड किया जाता है उन्हें कंसोल के लिए कंट्रोल करते हैं हब में। जैसे ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑर्डर द हब्स एंड शट डाउन ए कनेक्शन दैट इज जनरेटिंग नेटवर्क एरर। जैसे हमारा जो पूरा नेटवर्क होता है उसकी पूरी कंट्रोलिंग या हमारी कमांड के कौन किस पे रहती है? एडमिनिस्ट्रेटर पे। वही आपको ऑर्डर देता है, वही हमारे नेटवर्क को बंद कर सकता है, नेटवर्क कनेक्शन को भी स्टॉप कर सकता है। तो जो हमारा हब मैनेजमेंट होता है उसमें जितने भी हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। और जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डेटा को सेंड करते हैं वो पैकेट्स के रूप में जाते हैं और वो पैकेट्स हमेशा सेंट्रल नेटवर्क कंसोल को भेजे जाते हैं। क्लियर? आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए आप मुझे बताइए कंसोल क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कंसोल क्या होता है? आकृति, कोमल, क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, आप आंसर नहीं दे रहे हैं, इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है। जो हमारा कंप्यूटर होता है ना उसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? कंसोल होता है। अर्थात जो हमारा डिवाइस होता है जिससे हम प्रोसेस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को हम क्या और कह देते हैं? कंसोल भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है हमारा जो नेटवर्क, जो सेंट्रल नेटवर्क कंसोल होता है, मतलब जो हमारा सेंट्रल में जो डिवाइस लगा होता है उसको डेटा पैकेट से सेंड करता है। सेकंड टाइप है इसका स्विच। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा स्विच हब। तो ध्यान रखना है आपको, इंटेलिजेंट हब को ही क्या कहते हैं हम? स्विच हब। अर्थात इंटेलिजेंट हब का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्विच हब। क्योंकि इंटेलिजेंट हब का ही पार्ट होता है एक स्विच हब, जिसे कभी कभी हम इंटेलिजेंट हब की जगह भी रिप्लेस कर देते हैं। तो आप इस पॉइंट को विशेषकर याद रखें। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हब्स in the switching hub and hub includes circuitry that very quick route signals between ports on the hub। स्विच हब क्या करता है? इसको एक लेटेस्ट हब्स के रूप में डेवलप किया गया है जो हमारे डेटा सिग्नल्स के लिए एक क्विकली रूट प्रोवाइड करने का काम करता है। अर्थात एक ऐसा रूट जिसमें हम डेटा को जल्दी भेज सकें। तो उस रूट को पता लगाने का काम कौन करता है? हमारा स्विच हब काम करता है। इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग ए डेटा पैकेट टू ऑल पोर्ट ऑन द हब्स, वो सभी पोर्ट्स के लिए डेटा को प्रोवाइड कराता है। स्विचिंग हब रिपीट्स ए पैकेट ओनली टू द पोर्ट
दैट कनेक्ट्स टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स फॉर द पैकेट। तो स्विचिंग अब क्या करता है कि जितने भी हमारे पोर्ट होते हैं उन सभी के लिए डेटा सिग्नल्स को रिपीट करता रहता है, और वो रिपीट जब तक करता है तब तक कि हमारे डेटा पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर नहीं पहुंच जाते। जैसे मैं आपके लिए कोई भी क्वेश्चन रिपीट करता रहूं जब तक कि वो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ जाए। तो उसी प्रकार क्या होता है, मान के चलो ये एक हमारा हवा या घर है। अब हमें इसको यहाँ से पहुँचना है, तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रूट हमारे लिए घर के लिए ये आया, एक ये आया, एक ये है। अब हमें इस प्लेस से आना है अपने इस वाले घर में। तो देखो आप इस प्लेस से भी जा सकते हैं, इससे 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 भी जा सकते हैं। मतलब आप किसी भी रूट से अपने घर जा सकते हैं। लेकिन राउट स्विच क्या करता है कि आपको सबसे फास्ट किस रूट से जाना है कि आप जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। तो स्विच क्या करता है, उस रूट का पता लगाता है जिस रूट के माध्यम से आप अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर जल्दी पहुंच सकते हैं। क्लियर। और दूसरा मेन पॉइंट इसमें यह भी आता है कि स्विच अब एक काम और करता है कि उन डेटा पैकेट्स को सभी पोर्ट्स के लिए बार बार रिपीट भी करता रहता है जब तक कि वो डेटा सिग्नल्स अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाते। क्लियर। तो ये हमारा हब कंप्लीट हो गया। अब कितने हब का यूज़ किया था, मल्टी पोर्ट सिग्नल्स को, मल्टी पोर्ट नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट करना। उसका दूसरा नाम क्या था, मल्टी पोर्ट नेटवर्किंग डिवाइस होता है। तो फिर क्यों किसको कनेक्ट करेगा, नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। और इसके कितने टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे, तीनों टाइप्स हमने देख लिए हैं। क्लियर। चलिए आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और न्यू डिवाइस देखते हैं कि कौन सा डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारे सामने ब्रिज। और ब्रिज के बारे में जानते हैं कि ये क्या काम होता है इसका, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। और ये हमारे सामने ब्रिज है। अब ब्रिज आपने देखा होगा कि ब्रिज क्या होता है, एक पुल की तरह होता है जिसका काम क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करती हैं। आपने कभी ब्रिज देखा होगा, ब्रिज को बोलते हैं पुल। तो पुल क्या काम करता है, दो प्लेस को जोड़ने का काम करता है, अर्थात दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके उनके लिए रूट प्रोवाइड कराता है जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। जैसे नदी है, कोई भी रेलवे लाइन है, कोई भी दो ऐसे प्लेस जिस पर निकलने में जाने में डेटा सिग्नल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर हम किसको कनेक्ट करते हैं, ब्रिज को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए नेटवर्क कंपोनेंट यूज्ड आइदर टू एक्सटेंड और सेगमेंट नेटवर्क। ये क्या काम करता है कि ये कंपोनेंट नेटवर्क कंपोनेंट होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है जो नेटवर्क को सेगमेंट में या एक्सटेंड करने का काम करता है। और ये हमारे OSI मॉडल्स की कौन सी लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, जो 7 लेयर होती है उनमें से एक लेयर हमारी डेटा लिंक लेयर भी होती है। तो जो हमारा ब्रिज होता है वो कौन सी लेयर पे काम करेगा, डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा। दे कैन बी यूज्ड बोथ टू जॉइन डिसिमिलर मीडिया सच एज UTP केबलिंग एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। आपको यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना है कि जो हमारा ब्रिज होता है उसमें डिसिमिलर मतलब अलग अलग प्रकार की केबल कनेक्ट की जाती है, अर्थात फिजिकल जो कनेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा जिसमें अलग अलग प्रकार की केबल हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर।
चलिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिज रीजनरेट सिग्नल्स। जो ब्रिज होता है वो सिग्नल्स को भी रीजनरेट करता है, लेकिन डू नॉट परफॉर्म एनी प्रोटोकॉल कन्वर्जन। लेकिन ये किसी भी प्रोटोकॉल के लिए कन्वर्जन प्रोवाइड नहीं कराता है। सो द सेम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि अभी हमने ऊपर सीखा था कि इसमें डिसिमिलर नेटवर्किंग केबल्स या फिजिकल कनेक्शन किया जाता है, लेकिन जब अगर हमारे लॉजिकल कनेक्शन की बात आएगी तो इसमें सेम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज किए जाएंगे। अर्थात हम जो अलग अलग प्रकार की नेटवर्किंग केबल तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वे सभी प्रकार की जो नेटवर्किंग केबल है वो सेम प्रोटोकॉल को यूज करती होंगी, तो ही ये कनेक्ट करेगा। क्लियर? तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि जो हमारा ब्रिज होता है वो डिफरेंट फिजिकल कनेक्शन को ज्वाइंट करता है, वट लॉजिकल कनेक्शन सेम होना चाहिए। जो हमारे प्रोटोकॉल्स के नेटवर्किंग कनेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्लियर? सच एज TCP ऑब्लिक IP must be running on the both network segment connected on the bridge। और वो दोनों प्रकार के सेगमेंट को ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट करता है। और ब्रिज कैन ऑल्सो सपोर्ट सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जो हमारा ब्रिज होता है वो हमारे SNMP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि ब्रिज के माध्यम से हम अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक नेटवर्क हमारा ये है और एक नेटवर्क हमारा ये है। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ किसके माध्यम से? ब्रिज के माध्यम से। तो ब्रिज के माध्यम से जब ये कनेक्ट किया गया तो ये कैसा बन गया? एक ही एरिया बन गई। तो ये जब 2 एरिया मिल गई तो एक एरिया बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस एरिया का विस्तार हो गया। जैसे आपके 2 रूम हैं, आप दोनों रूम को तोड़वा के एक रूम बना दो तो बड़ा रूम बनता है ना। तो उसी प्रकार जब 2 नेटवर्कों को ब्रिज के माध्यम से एक्सटेंड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो एक बड़े नेटवर्क बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है? डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि इसका जो फिजिकल कनेक्शन होता है वो कैसा होता है? डिसिमिलर होता है। मींस इसमें डिफरेंट प्रकार की फिजिकल कनेक्शन केबल को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि इसमें जो लॉजिकल कनेक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है? वो सेम होता है। मींस हमारा जो लॉजिकल कनेक्शन होता है, जो प्रोटोकॉल्स कनेक्शन होते हैं वो इसमें सेम होते हैं, और ये हमारे सिग्नल्स को भी रीजनरेट करने का काम करता है। और लास्ट पॉइंट आता है कि ब्रिज जो हमारा होता है वो SNMP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिज। ब्रिज कम इन 3 बेसिक टाइप। जो हमारा ब्रिज होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा लॉजिकल ब्रिज। ये क्या काम करता है? द डायरेक्टली कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। जो हमारा LAN होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, उससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। क्लियर? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल ब्रिज कौन सा होता है? जो LAN से डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोकल ब्रिज। सेकंड आता है हमारा रिमोट ब्रिज। अब रिमोट ब्रिज का काम क्या होता है? दे कैन बी यूज टू क्रिएट ए वाइड एरिया नेटवर्क लिंक बिटवीन लेन्स। तो रिमोट हमारा जो ब्रिज होता है उसका यूज हमेशा वाइड एरिया नेटवर्क से लेन को भी कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि एक से ज़्यादा लेंस को मिलाकर वैन बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ब्रिज का यूज़ किया जाता है। अर्थात आप एक से ज़्यादा लेन बनाते जाएंगे और ब्रिज नेटवर्क बनता जाएगा। ठीक है?
जो लैन क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, जो अगला चैप्टर हमारा इसी का आने वाला है। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वायरलेस ब्रिज। ये हमारा वायरलेस होता है। आप जानते हो कि वायरलेस ब्रिज कौन सा होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की केबल नहीं होगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वायर यूज नहीं की जा रही होगी। तो इस तरीके से हमने ब्रिज देख लिया, ब्रिज के टाइप्स भी देख लिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। आगे बढ़े हम, राउटर को भी समझें। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए तो फिर हम अपना आगे देखते हैं और राउटर को समझते हैं। और राउटर के बारे में जानते हैं कि राउटर क्या होता है। तो ये हमारा राउटर है। आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से हमारा जो राउटर होता है वो डिवाइसों को कनेक्ट करता है। तो ये क्या काम करता है, जो दो मेन कंप्यूटर होते हैं उन दोनों के बीच में कनेक्ट होता है। चलिए देख लेते हैं हम। तो राउटर एंड नेटवर्क इंटरनेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट आर्किटेक्चर लाइक। जो हमारा राउटर होता है वो हमारे अलग अलग प्रकार की नेटवर्क को, अलग अलग प्रकार की केबल्स को, या अलग अलग प्रकार की हमारी जो टोपोलॉजी होती है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। वाई फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन लॉजिकल नेटवर्क टू अनदर। जो हमारा एक लॉजिकल नेटवर्क होता है उसे दूसरे लॉजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हमारे लॉजिक की बात आती है और जब भी हमारे लॉजिकल नेटवर्क की बात आती है तो वो हमेशा कौन सा नेटवर्क होता है। लॉजिकल नेटवर्क का दूसरा नाम बताएं जल्दी से कमेंट करके। वायरलेस नेटवर्क। तो जो हमारा लॉजिकल नेटवर्क होता है वो कौन सा आएगा, वायरलेस आएगा। आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी लॉजिकल की बात आएगी तब उसमें कोई भी केबल या वायर यूज नहीं हो रही होगी। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे समझ लें कि जब भी हमारा कोई भी वायर नेटवर्क होता है और वायर वाले नेटवर्क से अगर हमें अपनी जो नेटवर्क को वायरलेस बनाना है तो हम राउटर का यूज करते हैं। अर्थात जो हमारा वायर नेटवर्क होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, राउटर आर मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन लार्ज इंटरनेट नेटवर्क दैट यूज द टीसीपी प्रोटोकॉल सूट एंड फॉर कनेक्टिंग TCP protocol suites and for connecting TCP host and local area networks to the internet using dedicated lines, lead lines. तो जो हमारा राउटर होता है वो एक बड़े नेटवर्क में यूज किया जाता है। अर्थात अगर आपको एक बड़े नेटवर्क बनाना है, आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि ये हमारा राउटर हो गया, ये हमारे दो मेन पीसी हो गए और इन मेन पीसी आपसे हमारे अनेक स्विच के माध्यम से कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। तो इसका यूज हमेशा एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे जो भी लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो टीसीपी को ऑब्लिक आईपी को फॉलो करते हैं। जो हमारा टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल सूट होता है उसी के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है और इसके लिए एक डेडिकेटेड लीड लाइन यूज की जाती है। चलिए, राउटर वर्क एट द नेटवर्क लेयर, third layer of the open system interconnection reference model for networking to move packets between network using their logical address connected device। जो हमारा राउटर होता है वो OSI मॉडल की थर्ड नंबर की लेयर पर काम करता है।
और आपसे पूछा जाएगा कि जो OSI मॉडल्स की थर्ड नंबर की लेयर होती है उस लेयर का नाम क्या होता है, तो आपको बताना है उस लेयर का नाम क्या होता है, नेटवर्क लेयर। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आते हैं कि जो हमारा राउटर होता है वो OSI मॉडल की थर्ड नंबर की लेयर पर काम करता है, और थर्ड नंबर की लेयर होती है हमारी नेटवर्क लेयर। फिर सेकंड पॉइंट बनता है कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनमें लॉजिकल एड्रेस की पहचान करके उन डिवाइसों की आपस में कनेक्टिविटी करवाता है और डेटा को सेंड करता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। और आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है which in the case of TCP are the IP address of the destination hosts on the network। तो जो भी हम डाटा भेजते हैं तो डाटा भेजने के लिए डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस होना चाहिए। तो किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस क्या कहलाता है, IP एड्रेस कहलाता है। तो जो हमारे कंप्यूटरों के एड्रेस होते हैं जिनमें डाटा भेजा जाता है उन एड्रेस को क्या कहते हैं हम, IP एड्रेस कहते हैं, जिनके माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। अगर आपको किसी के घर जाना है और आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम है तो आप उसके घर नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार जब हम किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें डेस्टिनेशन हब्स का या डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स का या डेस्टिनेशन डिवाइस का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। क्लियर? चलिए, router routes packets based on the available path and their cost। जो हमारा राउटर होता है वो डेटा पैकेट्स के लिए रूट्स अवेलेबल कराता है, पाथ्स अवेलेबल कराता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, thus taking advantage of the redundant path that can exist in a mesh topology network। हमारी जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं और एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे एड्रेस रहते हैं जो रिडंडेंट पथ होते हैं। तो जो हमारे रिडंडेंट पथ होते हैं उनमें से सही एड्रेस इनके लिए निकाल कर देता है हमारा कौन, डिवाइस, राउटर डिवाइस, because routers use destination network address of the packet। देखो राउटर बना है रूट से और रूट का मतलब होता है रास्ता, और राउटर लगा दिया तो क्या बन गया, रास्ते को दिखाने वाला। अर्थात आपको किस रूट पर डेटा भेजना है, नेटवर्क पर किस डेटा पैकेट्स के लिए क्या रूट होगा उसको डिसाइड करेगा, उस पर भेजेगा और या डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए मेन काम कौन करता है, हमारा राउटर्स करता है। तो यहाँ इस पॉइंट को विशेष कर याद रखें कि जो राउटर्स होता है वो हमेशा रूट प्रोवाइड कराता है किसका, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे वर्क ओनली, हम यहाँ पर आ गए थे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिज, ये ब्रिज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। विच आर प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट एंड राउटर्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। जो हमारा राउटर होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है हमारा स्टैटिक, कौन सा होता है हमारा पहला टाइप्स, पहला टाइप्स होता है स्टैटिक नॉन एडेप्टिव राउटर्स। दूसरा होता है हमारा डायनेमिक एडेप्टिव राउटर्स। या तो स्टैटिक राउटर या डायनेमिक या नॉन एडेप्टिव या एडेप्टिव राउटर्स। आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखना कि जो हमारे राउटर होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, या तो स्टैटिक होगा या नॉन एडेप्टिव्स होगा। दूसरा होता है हमारा डायनेमिक होगा या एडेप्टिव राउटर होगा। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम, स्टैटिक। These must have their routing tables configured manually with all network address and path in the network internet work। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे नेटवर्क में डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं
उनके लिए एक टेबल बनाई जाती है, एक कॉन्फ़िगर मैनुअली टेबल बनाई जाती है जो सभी डिवाइसों के एड्रेसों की टेबल होती है। अर्थात इसमें क्या होता है, टेबल ऑटोमेटिक नहीं बनती है। जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उन सभी की एक नेटवर्किंग केबल बनाई जाती है जिनसे वे कनेक्ट होते हैं। क्लियर? तो कॉन्फ़िगर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोसेस। तो जो भी डिवाइस को डेटा भेजने की, डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिशन करने की प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस टेबल की आवश्यकता होती है जो कि मैनुअली बनाई जाती है। अब जो मैनुअली बनाई जाती है वो चेंज नहीं होती, ध्यान रखना आप, स्टैटिक रहती है। नेक्स्ट आती है हमारी डायनेमिक। और डायनेमिक होती है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहती है। जब ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहती है तो वो हमारी कैसी होती है, चेंजेबल होती है। अर्थात उनके जो हमारे रूट्स होते हैं, एड्रेस होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो these automatically create their route tables by listening to the network traffic. The first route must be configured manually. However, जो हमारी फर्स्ट होती है, फर्स्ट हमारे रूट होता है, फर्स्ट हमारे जो डिवाइस होता है उसका एड्रेस होता है, वो हमारा मैनुअली टाइप किया जाता है। बाद में जितने भी कनेक्ट होती है उनकी ऑटोमेटिक एक टेबल बनती जाती है। तो इस तरीके से हमारा राउटर कंप्लीट होता है। और राउटर के कंप्लीट होते ही आज हमारे 3 डिवाइस हो गए, और तीनों डिवाइस बहुत ही हमने अच्छे से समझ लिए। पहला डिवाइस हमारा कौन सा था? पहला हमारा हब था, दूसरा हमारा ब्रिज था, और तीसरा हमारा राउटर। ये 3 डिवाइस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा स्विच। स्विच के बाद हमारा आएगा स्विच के टाइप्स आ जाएगा, राउटिंग स्विच, दूसरा आ जाएगा बिराउटर, और तीसरा गेटवे। मीन्स ये कल हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कल हमारे इस चैप्टर की फिनिशिंग प्रोसेस चलेगी। हमारे 3 डिवाइस बचे हुए हैं, मात्र उन तीनों डिवाइसों को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो आपको कल की क्लास